हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चला है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। शानदार प्रचंड जीत हासिल करती हुई टीएमसी इस वक्त पश्चिम बंगाल में जीतती हुई दिखाई दे रही है और ये जो आंकड़े आपके सामने हैं ये बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में छिपे इन आंकड़ों में बड़ा सबक क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी की पूरी फौज उतारने के बावजूद बीजेपी अगर 77 पर सिमटती हुई दिखाई देती है तो फिर उसके लिए आगे की राह और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वहीं आप देख पा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस 214 सीटों पर यानी कि 210 से ज्यादा लगातार अपनी लीड बनाए हुए है। आगे पीछे आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन कई ऐसी इनमें से सीटें हैं जिस पर टीएमसी ने जीत भी हासिल कर ली है। इन सब के बीच ममता बनर्जी कुछ देर पहले सामने आई थी। उनकी ओर से कहा गया कि कोई भी जुलूस नहीं निकाले। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने जीत का जश्न नहीं मनाने की अपील की है और साथ ही सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े को लिया और कहा कि इसको खत्म करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। ये आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। 214 सीटें तृणमूल कांग्रेस जिसने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी साल 2016 में, लेकिन इस बार 292 में से 214 सीटें हासिल करना यानी कि प्रचंड जीत ये टीएमसी की। भारतीय जनता पार्टी प्लस 77 पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला और ये सबसे बड़ा सबक कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने ज्यादा रैलियां भी नहीं की थी, तो क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने ममता बनर्जी के जीत के लिए एक लाइन खींच दी थी और खुद को पीछे कर लिया, इस वजह से दीदी की इतनी बड़ी विक्ट्री हुई, या फिर बंगाली अस्मिता का जो कार्ड ममता बनर्जी की ओर से खेला गया था वो काम कर गया और वो खेला कर गया। इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं क्योंकि ममता बनर्जी की इसी जीत के साथ ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियों को वैक्सीन मिल गई है आगे के लिए। ये वैक्सीन उनको कितना फायदा करेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। मनोजीत मंडल टीएमसी के सदस्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया इस वक्त समाजवादी पार्टी से, माफ कीजिएगा, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए गौरव भाटिया जी, ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियों को आप लोगों ने वैक्सीन दे दी है, जीत की उम्मीद लिए। अब एक तरफ जहां दीदी का नारा गढ़ते हुए अनुराग भदौरिया की पार्टी आप पर निशाना साध रही है, अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी लिख रहे हैं कि ममतामयी जीत है ये। बीजेपी के लिए क्या सबक और अब आगे के लिए किस तरह की चुनौती देख रहे हैं आप खुद के सामने? चित्रा जी, सबसे पहले स्वीकारता हूं कि बंगाल में हमारी आशा के अनुरूप क्या आए हैं वो नहीं आए, लेकिन चुनाव आज 4 प्रदेशों और 1 यूनियन टेरिटरी में था, पुडुचेरी में था, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं था। और जहां हमारी जीत हुई है वहां हम बड़ी विनम्रता से वहां असम की जनता को धन्यवाद भी देते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें विश्वास जताया। पश्चिम बंगाल की ही बात कर ले, 3 सीटों से 74 सीटों का सफर, 71 सीटें बढ़ी हैं, 10% वोट थे, 38% हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिखाता है कि हमारी विचारधारा कितनी मजबूत हुई है। हमारी सरकार नहीं बन पाई लेकिन एक तरफ मजबूती से विपक्ष बन के खड़े रहना भी हमारी जिम्मेदारी है जो हम करेंगे। चिंता का सबब यह है कि जब मैं आपकी चर्चा में आ रहा था तो आरामबाग में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पे आग लगा दी गई, अराजकता हो रही थी। कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं हो रहा था। हमने देखा टीएमसी के कार्यकर्ता हर जगह बिना मास्क के जश्न मना रहे हैं। तो मैं केवल इतना कहूंगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अभी हैं भी और आगे शपथ लेंगी, ये सुनिश्चित करना कि हिंसा ना हो और किसी भी पार्टी के कार्यालय में आग न लगे। और बताया जा रहा है एक कार्यकर्ता भाजपा का है जिसकी हत्या हो गई है, तो इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मनोजीत मंडल, जवाब दीजिए। हिंसा की राजनीति के लिए तो इतना बड़ा मैंडेट पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको नहीं दिया है और ये आपकी जिम्मेदारी है, जब इतने प्रचंड तरीके से जीत हो तो विपक्ष को भी साथ में लेकर चला जाए ताकि राज्य को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये यकीनन धब्बा है मौजूदा जो वक्त चल रहा है उसको लेकर। बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है कि कई ऐसे उसके दफ्तर हैं जहां पर आपके कार्यकर्ताओं ने आगजनी की है, जमकर तोड़फोड़ की है। मनोजीत। चित्र जी, पहली बात, मैं आपके चैनल पे आज 2-3 दिन बाद आया हूँ, इसलिए रोहित जी के साथ जो हुआ है मैं बहुत दुख की बात है।
मेरे दोस्त की ज़्यादा थे, मिल भी चुके हैं हम तो एक बार। बहुत सदमा लगा मेरे को। अब आए जो यहाँ का जो हो रहा है, देखिए वो भी एक कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहे थे। हमारा जो दोस्त रोहित भाई सब थे, यहाँ पर भी हम जो अभी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, और ये हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, ये एक मानवता के खिलाफ एक लड़ाई है, एक इनविजिबल वायरस का। हम सबको जीतना है। इलेक्शन था, इलेक्शन रहेगा, इलेक्शन आएंगे, हम जीता। बीजेपी ने भी अच्छा किया है, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, लेकिन मानवता आज रो रही है। इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस तरह का वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। कि हमारे पास अभी जो एक एनिमी है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। मैं गौरव जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहा है, ये बात चाहिए कि हम बहुत आवेग प्रवण है, क्योंकि एक इस तरह का इलेक्शन था, जिस तरह के एक तरह के जंग थे, दो साल से करीब इसका बिल्डअप हो रहे थे। ममता दी को किस तरह से घेरा गया, आप सब समझते हैं। 50 लोग, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अभी जगह से लोग आ रहे थे। उनका जो मशीनरी है, पैसा, इलेक्शन कमीशन, सीबी, ईडीआई, हम मानते हैं ये एक बहुत ही आवेगपूर्ण इलेक्शन है, लेकिन फिर भी हम सबको ये संयम बरकरार रखना चाहिए। ममता दी भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो डिटेल में सब कुछ बता देंगे कि इसी बात का हम इंतजार भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो उसमें सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की जाए। लेकिन विपक्ष को क्या बंगाली वैक्सीन मिल गई है, इसी को लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। अपने बाकी के दोनों मेहमानों के पास है। जयंत घोषाल भी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रभु चावला, पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, बधाइयों का जो दौर जारी है, अखिलेश यादव लिखते हैं दीदी को मुंहतोड़ जवाब मिल गया है। तेजस्वी यादव लिखते हैं बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई और साधुवाद। बंगाल की शेरनी को जीत की बधाई, ये लिखते हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत। तो विपक्षी एकजुटता भी इसके जरिए अब देखने को मिलेगी क्या भविष्य में? और बंगाली वैक्सीन मिल गई है, आपको लग रहा है विपक्षी पार्टियों को? हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि ऑपोजिशन के लिए एक ग्लैमर की होप बन गई है कि कोई लीडर निकल कर सामने आया है। हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिशन की जरूरत थी, इस बारे में सारे लोग खुशी मना रहे हैं। प्रभु, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। আমার একটা টার্গেট করা ছিল এবং আপনারা দেখেছেন যে কোন একটা টিভির ইন্টারভিউতে আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব। এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে, বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে, বাংলার ভাই বোনদের জয় হয়েছে, সম্প্রীতির জয় হয়েছে, সংহতির জয় হয়েছে। বাংলা আজকে সারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, বাংলার মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি এখনো বলি, এই ইলেকশনে দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি, সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি, এই জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাবো। এবং আমি নিজে 50,000 ফুটবল গ্রাম বাংলার বুকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে গরিব ক্লাবগুলোকে ডিস্ট্রিবিউশন করব। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কোভিডটা বাড়ছে, আমরা কদিন ধরে কাজ করছিলাম এবং করছি। কোভিডের জন্য আমাকে ইমিডিয়েট কাজ শুরু করতে হবে, আমি অলরেডি করছি, আমাদের অফিসাররাও করছেন। এবং কোভিডের জন্যই আমরা বড় আকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করব না। এত ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হওয়া সত্ত্বেও আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা কবে শপথ নেব আপনাদের বলে দেব। আর দুই হচ্ছে যে আমি মনে করি কবে বিধানসভা ডাকবো সেটাও আমরা বলে দেব।
এই ল্যান্ডস্লাইড ভিত্তির পরে আর কোনো কারোর মুখে কোনো কথা মানায় না মানুষ ছাড়া। মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং মানুষ এত দিয়েছে বলেই সামনে দেব এবং এটুকু আমি নিশ্চয়ই বলবো বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন আমরা সবাইকে দেব। এবং আমি আজকের দিনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করব সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি লোকের কাছে ইমিডিয়েট ফ্রি ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এবং তা যদি না দেয় তাহলে আমি কিন্তু আগামী দিন গান্ধী মূর্তির সামনে আমি আমার অহিংসা আন্দোলন আমি শুরু করব। আমি এখনো মনে করি সব রাজ্যরাই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আই এম সো হ্যাপি এবং আমার মতো হ্যাপি আজকে আর কেউ নেই এবং এতটা পাবো আমরা ভাবতেও পারিনি। মানুষ ঢেলে দিয়েছেন এবং মা বোনেরা ঢেলে দিয়েছেন, আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরাও ঢেলে দিয়েছেন, এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যেভাবে ল্যান্ডস্লাইড ভিত্তি করে দিয়েছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। আমরা প্রত্যেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার মানুষের কাছে খুব কৃতজ্ঞ। আমার শুধু একটা অনুরোধ থাকবে, আবেদন থাকবে আমার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে, আপনারা এত কাজ করেছেন, এত খেটেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা দয়া করে এই কোভিডের সময়ে বিজয় মিছিলটা না করলে ভালো। আমরা বিজয় মিছিলের দিন পরে ঘোষণা করব, কোভিড কমে গেলে এটা খুব বড় বিজয় মিছিল হবে এবং সেই বিজয় মিছিল আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করব। আমি এটা পরে ঘোষণা করে দেব। এখন আপাতত বিজয় মিছিল না করে, ভিক্টরি প্রসেশন না করে আসুন আমরা কোভিড নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই। আর যারা আমাদের ভোট দিয়েছে তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং তাদের পাশে থেকে আমরা সবাইকে বাঁচাই, আমরা সবার পাশে থাকি। আমি এইটুকু আজ পর্যন্ত বলবো এবং স্যালুট টু মাই নেশন অলসো, স্যালুট টু মাই বেঙ্গল পিপুল অলসো, স্যালুট টু মাই মাদারল্যান্ড, স্যালুট টু মাই all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country and we are proud of it. And regarding oath taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process, and I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now, because we will do the victory rally after the COVID situation is over. And now we have to work for COVID, and I will request the central government to give free vaccine to all the peoples, 140 crores people. It is a matter of only 30,000 crores. So 30,000 crores is nothing for a central government, and they have the Reserve Bank and they have the other capacity. So if not, then I will start my movement. I will fight for COVID and fight as a street corner. I will start my Ahimsa movement in front of Gandhi statue also. Today I just said all this. So many people, they congratulated us. We are so grateful. Individually, I am going to thank them, but collectively also I am telling we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. You have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that, because Bengal won the match. And it is that my target was 2-1. You know, my two candidates will be winning later on, because Murshidabad, 2 seats, the election is not taking place, it is on 16. Both the seats are our MLA. And Kharda also, we lost Kajol Sinha. That seat also he won. There also we have to go for election.
that seat also we have to go for election. And so I think that 2-1 will cross. Let us cross the fingers, and I must congratulate my people, all the people. And I am grateful to my Bengal people, and whatever we have given the commitment to the people, we will fulfill all the commitment. And don't worry for Nandigram, forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that, because it's a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory. And BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation. We have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to constitution bench, because whatever they have done for this time in Bengal, the bias way, if you tolerate like this, then India, there will be no democracy. I will appeal all the political parties also. We will go jointly to the Supreme Court, and we will ask the constitution bench. There must be something, some limitation, some Lakshman Rekha for the election commission also. Only 3 nominated men, and here the retired officer, they cannot control this country. They have to take care also for the democracy. So আমরা মনে করি গণতন্ত্রের জয় হয়েছে, ভারতবর্ষে বিজেপির ধস নেমেছে। এই ধসই যেন চিরকাল জারি থাকে, আমরা কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বারবার বলেছেন ডাবল ইঞ্জিন হবে, আমি বারবার বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব, এবং দেখেছেন কাদেরটা ভুল কাদেরটা ঠিক। সুতরাং আই এম সো হ্যাপি, এবং আমি মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার মাথা নত করে বলি, যতদিন বাঁচবো প্রাণও ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে আরো 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 দাও প্রাণ। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আরো যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি, আরো বেশি করে করতে পারি। আজ থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল, এই কাজ চলবে। ভালো থাকবেন সকলে। আমি লকডাউন নিয়ে এখনই কথা বলছি না। লেট মি মিট মাই অফিসার্স, লেট মি টেক মাই ওথ, and then we will discuss into in details. But already they have taken some decision, that is already there, that they have already notified government some decision, and let us help the people. We will be with the people. Microphone, oh, microphone near V. Victory of the Bengal people, and victory of the country, and victory of democracy. ভালো আছে, আমি দেখছো তো এ পড়ে আছি, অ্যাঙ্কলেট পড়ে আছি। আমি তো তোমাদের অনেকদিন আগেই বলে দিয়েছি, আমি 10-12 দিন আগে মিটিংয়ে বলেছিলাম যে আমার প্লাস্টারটা কাটতে হবে। আমি ভালো আছি, ঠিক আছে, ঠিক হয়ে গেছে। আর এই জয় আমাকে আরো ভালো করে দিয়েছে। হ্যাঁ, নো, not till now, no, I have not received. বলে দেবো, আমাকে একটু পার্টির সাথে কথা বলতে দাও, কথা বলে দিয়ে বলে দেবো। কিচ্ছু নেই, কোনো কনফিউশন নেই। 221টা সিটে যারা যেতে তাদের কাছে ওটা কোনো কনফিউশন নয়। বরঞ্চ আমি বেঁচে গেছি, নাহলে আমার বারবার করে অত দূরে যেতে হতো। ভালোই হয়েছে, মানুষ যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। আমি ওদের সালাম জানাই, ওদের আমি সালাম জানাই যে তারা যা রায় দিয়েছে ঠিক আছে, ইটস ওকে। বাট আমি কোর্টে যাব, কারণ আমার কাছে খবর আছে যে ইলেকশন অ্যানাউন্স করার পরেও তার মধ্যে কিছু কারচুপি হয়েছে। সুতরাং সেই কারচুপিগুলো কি, ওটা আমি খুঁজে বের করবো, রিভিউ করবো, এবং কোর্টেও যাব প্রয়োজন হলে। আর আমি এখন একটু মা কালী বাড়ি যাবো, কারণ আমার কমিটমেন্ট ছিল তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে জিতলে আমি
আমাকে ওখানকার পুরোহিতরা বলেছিলেন আপনি কিন্তু ওই দিনই আসবেন। তা আমি বলেছিলাম কথা দিলাম, তো কথা দিলে আমি তো কথা রাখি, সুতরাং আমি একটু যাচ্ছি ওখানে, একটু মা কালী পুজো দেবো, দিয়ে আমি ফিরে আসবো। আর বাদ বাকিগুলো আমরা আমাদের পার্টির মধ্যে কথা বলে আপনাদের জানিয়ে দেবো, কালকে জানিয়ে দেবো আশা করি। কালকে আপনারা 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ আসুন, আমি জানিয়ে দেবো। I will not forget, I will remember everything, but let us respect each and everybody. I also expect the respect from everybody. I don't mind whoever said what to me. I think humanity is the biggest thing. Let us forget all these things. Let us play the match with a spirit. The team spirit is the good spirit, and it's our country spirit, it is our democratic spirit, it is our constitutional spirit. I respect and I thanks to everyone whoever worked in favor of us, whoever not worked. I thanks to all. শুনতে পাচ্ছি না কি? আরে ওরা তো গোহারা হয়েছে, আবার কি চান? বলেছিল 200-র উপর শিখতে হবে, গোহারা হেরেছে। যারা গোহারা হেরেছে তাদের আর কি বলবেন? ওদের নিজেদের লজ্জায় মুখ দেখানো উচিত, মুখ ঢাকা উচিত। লেফট কংগ্রেস নিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করুন, কারণ আমার পক্ষে কোনো পার্টি সম্বন্ধে, তার ইন্টারনাল ম্যাটার সম্বন্ধে বলাটা ঠিক হবে না, শোভনীয় নয়। বেঙ্গল শো No. I said that let us be very humble. Our humble regards to all the central leaders who came here and who campaigned also against us. And also my humble regards to some people who came from different parts and helped us. They congratulated us also. So we talked to each other. I am so grateful to each of them. সেটা ঠিক করবো, it depends on COVID situation. I said that very clearly that let us wait. আমরা 9 তারিখে রবীন্দ্র জয়ন্তী আছে, রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী আমরা প্রত্যেকে পালন করব মানুষকে থ্যাঙ্কস দিয়ে। আর আমরা ব্রিগেডের র্যালি যেটা করব পরে বলে দেবো। let this COVID situation is over. Now our first priority to take care for COVID. এগুলো সব উত্তর একদিনে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে, কাল পরশু আছে না দেবো। ওরা খুব ভালো কাজ করেছে। মাই থ্যাঙ্কস টু মাই ফুল টিম, মাই আইটি টিম, মাই ইউথ টিম, মাই ইয়াং জেনারেশন অ্যান্ড অল দ্য জেনারেশন। মাই স্পেশাল কনগ্রাচুলেশন, মাই কনগ্রাচুলেশন টু অল অফ দেম। দে ওয়ার্ক ভেরি হার্ড, উই অলসো ওয়ার্ক হার্ড, দে ওয়ার্ক ভেরি হার্ড, উই অলসো ওয়ার্ক ভেরি হার্ড। বললাম তো কালকে 3টে বাদ বাকিটা বলে দেবো। जी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा है ममता बनर्जी को, और इस हार पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, हम पूरे बंगाल में जीते हैं और नंदीग्राम की जनता का ये फैसला मंजूर है। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के सिपहसालार में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया। और आपको बताते चले ये पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री हारी हो और उनकी पार्टी इतने प्रचंड तरीके से जीत हासिल की हो, क्योंकि इसके पहले 1967 में विधानसभा में जब कांग्रेस पार्टी पहली बार हारी थी, प्रफुल्ल सेन भी चुनाव हार गए थे। 2011 में जब लेफ्ट पार्टी 34 सालों के बाद हारी थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी चुनाव हार गए थे। लेकिन यहां पर तो अभूतपूर्व जीत टीएमसी को मिली है 213 सीटों पर। उसकी बढ़त लगातार कायम है भारतीय जनता पार्टी 78 पर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया है और उस हार को ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया। आज तक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी 213 सीटों पर प्रचंड तरीके से जीतती हुई आगे बढ़ी है, तो वहीं 1957 वोट से ममता बनर्जी हार गई है नंदीग्राम की सीट। और बड़ी खबर सामने आई है, टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। इन सब की बीच सबसे कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी ने लोगों से विजयी जुलूस ना निकालने की अपील की है और कोरोना का हवाला दिया। लेकिन इन
सबके जश्न के बीच बंगाल में हिंसा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बीच एक बार फिर से कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी देखने को मिल रही है। आरामबाग में कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी, वहीं कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें हैं। संबित पात्रा ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, सुनिए बीजेपी प्रवक्ता को। जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार की हिंसा बंगाल में अभी जमीन पर चल रही है और टीएमसी के गुंडों द्वारा ये हिंसा प्रतिपादित किया जा रहा है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा का, इस वायलेंस का निंदा करती है। मैं आपको, हमारे पास बिल्कुल लिस्ट है कहाँ कहाँ, कौन कौन से कार्यालय में, हमारे कहाँ कहाँ पार्टी के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा। मैं उसका एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला घटना जो हुआ वो आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ, लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने एक मॉब बना करके हमारे पार्टी कार्यालय को अटैक किया और हमारे पार्टी कार्यालय में आगजनी भी की। मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आगजनी का, आप देख सकते हैं। ये आज लोकल मीडिया में भी कई जगह चल रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला और आगजनी किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने किया है, ये आप सब देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से उनके बीच में अफरा तफरी मची हुई है। जो दूसरी घटना है वो बेलाघाट में हुआ, बेलाघाट सीआईटी मोड़ में, और लगभग 5 बजे के आसपास यह घटना भी हुई है और वहां बीजेपी के जो कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। तीसरी घटना शिवपुर में हुआ है और यह लोकेशन शिवपुर मेन क्रॉसिंग ऑपोजिट शिवपुर पुलिस थाने के पास 4:30-5 बजे के आसपास हुआ है, जहां टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के दुकानों पर और उनके आवास पर धावा बोल दिया है। चौथा घटना दुर्गापुर का है, लोकेशन है विद्यासागर एवेन्यू बी जोन। ठीक 1 बजे, दोपहर के 1 बजे वहां टीएमसी के कैडर्स ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे उन्हें मारना शुरू किया। पत्थरबाजी भी हुई और हमारे जो कार्यकर्ताओं के बाइक्स इत्यादि थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार 5वां घटना जो हम अभी सुन पा रहे हैं वो बर्धमान उत्तर में हुआ है और बर्धमान उत्तर के रयान आंतरिक बैंक्वेट हॉल में हुआ है और इस बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मौजूद थे उनको घेर लिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि जब वो बाहर निकलेंगे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा। टीएमसी के गुंडों के पास हथियार भी है और हथियार लैस होकर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। ये सारा फीडबैक हमारे पास आया है। एंटली और हावड़ा में भी इसी प्रकार की परिस्थिति है। मित्रों, हम इतना कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से 2 टूक कहा गया है किस तरह से टीएमसी के लोगों की ओर से कई जगहों को निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में न सिर्फ आगजनी की गई है बल्कि तोड़फोड़ की गई है। यकीनन इस तरह की तस्वीरें अपने आप में आज की ये जो तस्वीर सामने आई है, आज का ये जो रिजल्ट सामने आया है, उस पर बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक बार बाकी लोगों के पास आते हुए सबसे पहले अनुराग भदौरिया आपसे, चूंकि विपक्ष को क्या एक तरह की ऑक्सीजन भी मिल गई है इस बंगाली जीत से। ममता बनर्जी वहां पर जीती, लेकिन यूपी जीतने के लिए ग्राउंड जीरो पर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ट्विटर पर ही मेहनत दिख रही है समाजवादी पार्टी की। देखिए, सबसे पहले मैं रोहित को श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी बात में कहता हूं कि देखिए, आपको ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी तो वहां रोड पे थी। अगर आपको शायद याद हो तो उस समय जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तो समाजवादी लोग वहाँ साइकिल चला रहे थे, समाजवादी के कार्यकर्ता, और मैं भी उसमें शामिल था। तो इसलिए मैं कह दूं कि पश्चिम बंगाल की जो जीत है वो बेसिकली एक मैसेज देती है पूरे हिंदुस्तान को कि अब धर्म और जात की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। आप कितनी भी धर्म की राजनीति कर लीजिए, जब तक आप विकास की बात नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, तो आप इस हिंदुस्तान का इलेक्शन नहीं जीत सकते। और मैं तो ये गारंटी के साथ आपके टीवी चैनल कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरी ये जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, अब इसके दोबारा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी इस देश के अंदर में। आप लिख के ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में यही हाल हो रहा है। देखिए, पंचायती चुनाव चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, और पंचायती चुनाव भी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है।
लगातार यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से लगातार यहाँ पे आपने देखा पूरे देश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई प्रदेश हो, जिस तरह ऑक्सीजन की कमी से, जिस तरह से बेड की अव्यवस्था से, जिस तरह हॉस्पिटल में लोगों की व्यवस्था नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोगों की मौतें हो रही। क्या हिंदुस्तान ने कभी ऐसा सोचा था कि ऑक्सीजन की वजह से हिंदुस्तान की मौतें होंगी और ऑक्सीजन लेने के लिए गांव को लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा? क्या ऐसी ये हमने क्या हिंदुस्तानी लोगों ने नए भारत की कल्पना की थी? गौरव भाटिया जवाब दीजिए, उसके बाद राजीव रंजन जी और विनोद अग्निहोत्री जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ऑक्सीजन के लिए लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, जैसा पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे, लोकतंत्र में हिंसा का कुछ और जो हिंसा करी है ये से शुरुआत हो रही है जहां ममता बनर्जी ने जीता था। 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या कर दी गई या संदिग्ध हालत में जान गई। अब फिर से आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, इसका पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर है और उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये दुखद है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम वहां गए थे कैंपेनिंग करने, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कोविड का समय है, आप तो खुद ही कैंपेन बिना मास्क के कर रहे थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं तो आप एक सीट इनकी आई नहीं, मैं बीच में नहीं बोला तो चित्रा जी शांत करा लीजिए, शांत करा लीजिए। अनुराग बोलने दीजिए, और भी मेहमान हमारे साथ हैं, आप लोगों की तूतू मैमे में उनका समय खराब हो जाएगा। प्लीज गौरव अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं दूसरे लोगों के पास जाऊं। अनुराग जी हो गई आपकी बात, एक बार सुन लीजिए, आपने आरोप लगाए हैं तो जवाब दे लीजिए। गौरव, हाँ, मुझे केवल 1 मिनट का समय दे दीजिएगा चित्रा जी, गुजारिश है। हाँ, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना था वहां? फिर भी यहाँ पे हम पे तंज कस रहे हैं। हमारी तो सीटें बढ़ी है ना, असम में तो हम जीते हैं ना, दक्षिण भारत में तो हमारी विचारधारा और मजबूत हुई है, आप कहाँ हो? और दूसरी बात, हिंदुस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कहेगा बीजेपी का टीका नहीं लगवाऊंगा। और एक बात और कह दूं, अभी बुलेटिन दिखाते वक्त कहा गया हिंदू राष्ट्रवाद की हार हुई, नहीं चला। तो ममता बनर्जी ने जब कहा था सारे मुसलमान एक हो जाओ, क्या वो चला? जिस तरह से संविधान को तार-तार किया गया और ये कहना असंवैधानिक है कि मुसलमान एक हो जाओ, ये कहा तो ये जीत नहीं हो सकती। तो इस वजह से उनको सजा भी तो मिली, उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया गया था। गौरव, अब इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंडेट सामने आ गया है। गौरव, वक्त की कमी, हमारे पास 4 और मेहमान हैं, जल्दी से मोनोजीत अपनी बात, उसके बाद राजीव रंजन जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, प्रभु आपके भी पास और जयंतोदा आपके भी पास। पहली बात, हमारे जो मित्र है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जया जी खुद यहाँ पर आके कैंपेन किए हैं, और जो बात आपने, जो गौरव जी ने कहा, मैं तो अभी नहीं कह सकता हूँ कि हमने जीता है, कितनी शर्म की बात है। कभी ममता दी नहीं कहा कि मुसलमान एक हो जाए, माइनॉरिटी रिलीजन नहीं होते, आप एडवोकेट हो। प्लीज नाउ यू स्टॉप योर लेक्चरिंग सर, मैंने आपको टोका नहीं, आप एडवोकेट हो, माइनॉरिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, पढ़ लीजिए, पाई फाउंडेशन का जजमेंट पढ़ लीजिए, माइनॉरिटी का मतलब क्या है पढ़ लीजिए। आपको भी नहीं मालूम है इलेक्शन कमीशन भी नहीं मालूम है, और देखिए आप वायलेंस के बारे में बात करते हो, इनका कोई लॉकेट जी ने कहा था 10 अप्रैल को, लॉकेट जी ने कहा था उनके गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जबकि देखा वो खुद ने हमला किया हो। इन लोगों का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक हम देख के ना आते हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है। और इस तूतू मैमे की राजनीति से आगे बढ़ते हैं। अब तो रिजल्ट आ चुका है सर, अब तो रिजल्ट आ चुका है, और हिंसा की राजनीति की जगह नहीं होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। आप दोनों की ही ये जिम्मेदारी है कि उसको सुनिश्चित किया जाए। अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही लोग खड़े हो जाएंगे और हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है सर, अब इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं, चुनौतियों पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है सर, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन बीते 1 घंटे से हमारे साथ बैठे हुए, एक बार उनकी बात हो जाए। राजीव रंजन जी, पश्चिम बंगाल के इस हार के क्या सबक है भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोगी पार्टी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बांग्ला उपराष्ट्रीयता की जीत है। कहीं ना कहीं उस सब नेशनलिज्म को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, उसका जवाब पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने दे दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक निष्कर्ष है वो है देश की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों के अपरिहार्यता को इस चुनाव ने फिर से साबित किया। चाहे वो टीएमसी की जीत हो, चाहे वो डीएमके के नेतृत्व में उस अलायंस की बढ़त हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस निष्कर्ष से कांग्रेस को बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदें ज्यादा बंधाई, उस हिसाब से उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने खोया नहीं है। उन्होंने असम को बचाया है और
बंगाल में उनकी 3 सीटें आज बढ़ करके 77 सीटें हुई हैं। तो मुझे लगता है जो उम्मीदें उन्होंने बंधाई थी वो रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो कमोबेश पूरे पश्चिम बंगाल में हम फैल सर, तो पूरा 294 की ही बात कर लेते तो 94 सीटें क्यों छोड़ दी गई? स्थिति अब कम से कम वास्तविकता पे भी तो हम लोग बात करें। 79 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, वो 200 पार की बात कर रही थी। चलिए ठीक है, आपने क्षेत्रीय पार्टियों की बात यहां पर कर दी है, लेकिन प्रभु चावला में सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जयंतोदा में फौरन आती हूं आपके पास। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं, जबकि उनकी पार्टी प्रचंड तरीके से 212 सीटें लेकर सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। चित्रा जी, एक अपडेट बोलिए। अभी तक काउंटिंग कंक्लूडेड नहीं हुई है पर नंदीग्राम में अभी तक हमारा जो अपडेट पार्टी से मेरे को मिला, अभी तक ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अब तक की जो जानकारी है, क्योंकि ममता बनर्जी के बयान के आधार पर ही प्रभु, ममता बनर्जी हालांकि मनोजीत कह रहे हैं कि अभी काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि 1,500 से ज्यादा सीटों 1,500 से ज्यादा वोटों से वो हार रही हैं। इसके मायने क्या हुए अगर ममता दीदी हार जाती है नंदीग्राम? तो 635 का अपडेट मैंने बता दिया, अभी तक कंक्लूडेड नहीं हुआ। प्रभु जी, आपकी स्क्रीन म्यूट है, आप उसको ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ममता जी ने खुद कहा है कि वो चुनाव के डिफीट को एक्सेप्ट करती हैं। अब रिजल्ट क्या आता है हम वेट करेंगे उसके लिए, परंतु हमारे एग्जैक्ट पोल में एक बात कही थी कि हमारे गुप्ता जी ने कि चुनाव वो हार सकती है। तो मैंने मजाक भी किया था कि अगर चुनाव वो हार गई तो शायद बीजेपी को 200 सीटें मिलेगी। वो तो नहीं हुआ, परंतु मुख्यमंत्री पहली सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जहां जिनकी पार्टी ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी पे आ गई है और वो खुद हार गई है। सीट बहुत मुश्किल थी, जैसे उन्होंने कहा कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ लिए, इसलिए वो वहां जाकर के बैठ गई थी, जिसकी सिंपैथी भी उनको मिल सकती है बाकी स्टेट बाकी जगह के ऊपर। क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो ये मान के चलना होगा कि ममता चाहे खुद हार गई हो, परंतु उनके नाम से बाकी 217 कैंडिडेट जीत रहे हैं या 212 जीत रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो रहा है। पहले से ज्यादा हमको सीटें मिल रही हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मैं स्वीरिंग करने चली आ रही हूँ। अभी एमएलए की मीटिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि उनका वर्चस्व पार्टी के ऊपर बना हुआ है। तो उनका हारना ना हारना ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनकी पार्टी उन्हीं के नाम पर जीती हुई है। ममता बनर्जी अगर नहीं होती या पार्टी जीत जाती, इसलिए उनकी हार में भी उनकी जीत है। जैसे बीजेपी भी अपने हार में अपनी जीत को दिखा रही है कि हमारी 3 सीटें थी, उसके बाद 75 हो गई, 78 हो गई। हालांकि 121 सीटों पर उन्होंने लीड किया था 2019 के अंदर। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रैटेजी होती है कि जीत को हार में और हार को जीत में बदलना कैसे होता है। मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी की हार एक पॉलिटिकल दृष्टि से, एनालिस्ट की दृष्टि से ये है बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री के अंदर चैप्टर रहेगा कि हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनी। परंतु क्योंकि सारा बंगाल का इलेक्शन ममता वर्सेस बाकी था, जब बीजेपी था उसमें ममता चाहे खुद हार गई अपने कार्यकर्ता से जो रेबल होकर के चले गए, परंतु उनकी विक्ट्री जो वेस्ट बंगाल में हुई है वो ममता की विक्ट्री है। एक सीट हारना और 212 जीतना ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और टीएमसी शुरू ही ममता बनर्जी से होती है और खत्म भी ममता बनर्जी के साथ ही हो जाती है। ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बीजेपी के जहां दिग्गज नेता थे, देश भर के नेता जिस तरह की रैलियां कर रहे थे, वहां पर ममता बनर्जी अकेले डटी हुई थी और यकीनन इस जीत का श्रेय। मैं आ रही हूं गौरव आपके पास, अब मैं सीधे जयंतो घोषाल आपके पास आते हुए, जहां से चुनौतियां ममता बनर्जी के सामने अब किस तरह की खड़ी होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, 2-3 बातें हम बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा। नंबर 1 है कि ममता बनर्जी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं वहां ये भी बताया कि कल 3-3:30 बजे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत ही जल्दी ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगा और पार्टी का मीटिंग कल होगा। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के बारे में जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं कि काउंटिंग अगर खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, ममता जी उसके पहले ही अभी ये कह दिए हैं कि हम मतलब वो जो डिफीट है वो मान के चल रहा हूं। और ये भी बताया, बांग्ला में बताया, शायद आपने फॉलो नहीं कर पाए, बोले हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नंदीग्राम के चुनाव को लेके केस करेंगे, बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। क्योंकि मुझे लगता है ममता जी के बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे अभी वायलेंस आ गया है, कोरोना आ गया है, और मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वास्तव है, ऐसे नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं था।
तो अभी वो जो फॉल्ट लाइंस है, जो तोलाबाजी से लेके भ्रष्टाचार, अभी सबको एड्रेस करना और पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस आ गया है। और शुभेंदु अधिकारी शायद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएंगे अभी। तो इसीलिए अभी और इतने सारे नंबर ऑफ एमएलए विधानसभा में होंगे, मुकुल रॉय भी होंगे, तो मुझे लगता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, एक नई खेल बीजेपी के तरफ से भी शुरू होगा। अभी तो मतलब बीजेपी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करते हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, जैसे बीजेपी का ग्रोथ हुआ है, अभी लेफ्ट कांग्रेस को खत्म करके राइट विंग ऑपोजिशन पहली बार पश्चिम बंगाल में हुआ। लेफ्ट विंग रेडिकलिज्म को खत्म करके राइट विंग ऑपोजिशन, तो ममता को ये सब फेस करना पड़ेगा, ये सब फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी तादाद में, सोचिए 3 पार्टी, जहां सिर्फ 3 सीटें 2016 में इस पार्टी ने जीती थी, अब उसका जो दायरा है वो 78 पर चला गया है। ऐसे में जरा सोचिए किस तरह की बड़ी चुनौतियां विधानसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेश की जाएगी। मनोजीत मंडल, दीदी तैयार है इसके लिए? दीदी तो बिल्कुल तैयार है। शी हैज ऑलरेडी टेकन चार्ज। यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर ऑलरेडी फाइटिंग कोविड, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इलेक्शन को देखा गया है, जिस तरह से लड़ा गया उनके तरफ से, किस तरह से बातें किया गया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये लोग प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, दीदी ओ दीदी, इस तरह का बर्ताव अच्छा लगा। अभी तो जनता ने जवाब दे दिया। मैं ये कह सकता हूँ, हिंसा के बारे में जो बात हो रही है, बीजेपी के खिलाफ बहुत सारा मामला जाता है। लोकेट चटर्जी जी की बात किया है, मालदा में जिनके खिलाफ जिनको गोली मारा गया वो जेता है, अभी उनका ही लोग अरेस्टेड हुआ, मंडल सभापति। कहे इनके ऊपर मत जाइए, ये लोग बहुत ही हिंसक पार्टी है, हम जानते हैं। आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, स्टूडियोज में देख लीजिए, किस तरह से लोगों को उकसाते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। आज भी देखिए माइनॉरिटी को मुसलमान बना दिया। कितना और नीचे जाओगे भाई साहब? मैं तो नीचे नहीं जाऊंगा। माइनॉरिटी मुसलमान नहीं होते, माइनॉरिटीज में हिंदूज भी आते हैं, आपको पता है। दीदी पर बैन क्यों लगाया गया था मनोजीत मंडल? कौन से बयान की वजह से चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगा दिया था? और उसके बाद दीदी ने धरना दिया था कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने। Your kind of politics is completely rejected in Bengal. आपको अगर कोई शिक्षा नहीं लेना है, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमको पता चल गया है बंगाल में किस तरह का पॉलिटिक्स चलता है, सदियों से चलते आ रहा है। हिंदू मुसलमान इस पर यहाँ पर नहीं चलती है। आप अगर जानने नहीं चाहते हो तो मत चलिए। हमारा सीट बढ़ा, हमारा वोट बढ़ा, क्योंकि ममता दी के डेवलपमेंट के ऊपर, ममता दी के इमेज के ऊपर लोगों ने भरोसा किया और आपको तरह तरह से रिजेक्ट कर। हिंदू मुसलमान नहीं चलता है पश्चिम बंगाल में, गौरव भाटिया टीएमसी बोल रही है। देखिए, मैं पुनः एक बात कहूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको रोका कैंपेनिंग करने से और रिप्रिमांड किया? कहा दुर्भाग्य। That was wrong, absolutely wrong. प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। That was absolutely wrong. They have no idea what is minority all about. You are nobody to decide who is wrong and who is right. The Election Commission of India doesn't know what minority constitutes. एक सेकंड सुन लीजिए मनोजीत, एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, ठीक है? बोलिए गौरव। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और उसने बैन लगाया कैंपेनिंग से ममता बनर्जी ने, क्योंकि सांप्रदायिक बयान दिया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, किसने दैत्य बुलाया, किसने कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपशब्द। और सबसे बड़ी बात है, जो अर्धसैनिक बल के जवान थे उनका घेराव करो। आज ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं हमारे। और एक बात तो आपने कही थी अपनी रिपोर्ट में, आपने कहा था वैसे कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ज्यादा रैली भी नहीं करी, कर भी लेते चित्रा जी, आज उनकी चर्चा भी नहीं हुई, उनके प्रवक्ता भी भाग गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अभी हमारे साथ कांग्रेस से कोई है नहीं तो उनकी प्रतिक्रिया हम ले नहीं सकते हैं। आपकी बातों पे मनोजीत मंडल जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। चित्रा जी, माइनॉरिटी का मतलब समझ लीजिए, माइनॉरिटी इट डिनोट्स ए नंबर, इट डज नॉट डिनोट ए रिलीजन। आपको पता नहीं, चुनाव खत्म हो गया है तो कम से कम की राजनीति को बंद कीजिए। आप अगर हिम्मत है इलेक्शन कमीशन को कहिए मेरे खिलाफ केस करने के लिए, आप पढ़ लीजिए, आपको पता नहीं है, आर्टिकल 30 पढ़ लीजिए और फाउंडेशन का जजमेंट पढ़ लीजिए, माइनॉरिटी का मतलब समझ लीजिए। मनोजीत मंडल, दीदी पर बैन फिर क्यों लगा था? आपके शर्म भी नहीं आते हो, आप इस तरह से हार गए हो। बैन क्यों लगा था मनोजीत मंडल? ये रॉन्ग, बिकॉज़ ये इंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेपी।
बीजेपी, ये बैन लगा एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेपी। माइनॉरिटी का अगर हम एक्सेस करें किसी रीजन को हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीकार कर लीजिए इलेक्शन खत्म हो चुका है और अब रिजल्ट भी सामने आ गया है। अनुराग जल्दी से 2 लाइन में अपनी बातें खत्म कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। अनुराग भदौरिया, देखिए मैं आपको एक बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि जाति धर्म की राजनीति को अब ये देश नहीं मानेगा, तो आपने देखा है कि बी टीम की पार्टी है जिनको ले लेकर हर जगह घूमते हैं, उन्होंने 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, सब जगह जमानत जब्त हो गई। वो बी टीम लेके घूमते हैं इधर उधर, सोचते उसको उतारेंगे, मानेंगे होगा ये होगा, वो 7 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। इसलिए बी टीम लेना घूमना बंद कर दो। जनता ने तगड़ा तमाचा मारा है कि अरे अपना खुद का भी तो ध्यान दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपका क्या हाल हो गया था 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? आप दूसरों का ज्यादा देख रहे हैं, खुद का कम देख रहे हैं। ट्विटर की बजाय अगर विपक्षी पार्टियां सड़क पर आकर राजनीति करें और लोगों के मुद्दे उठाएं तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आईना खुद को भी देखने की जरूरत है। लेकिन यह बड़ा मैंडेट सामने आया है जहां पर तृणमूल कांग्रेस शानदार तरीके से प्रचंड जीत के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन ममता बनर्जी का नंदीग्राम से क्या होगा? एक बार फिर से टीएमसी ये दावा कर रही है कि अभी भी काउंटिंग वहां पर जारी है, जबकि बीजेपी का कहना है शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को हरा दिया है। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आज तक।